सुर्खियों से जो दूर रहकर इतिहास लिख जाते हैं, द्रोणाचार्य बनकर सितारे चमकाते हैं, नाम नहीं काम जिनकी पहचान बनता है। सैल्यूट है ऐसे हीरो को जो चुपचाप देश का नाम गढ़ता है। जय हिंद दोस्तों, सैल्यूट अवर रियल हीरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमारा ध्येय है, हम हमारे एरिया के उन गुमनाम सितारों को आपके सामने लाएंगे जिन्होंने धरातल में वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है। स्पेशली आज हमारा ये चौथा एपिसोड है। स्पेशली इनके बारे में जब मैंने सुना तो मैं खुद अचंभित रह गया। वाकई में एक द्रोणाचार्य अवार्डी हमारे क्षेत्र में बॉक्सिंग की कोचिंग चला रहे हैं और जो काफ़ी टाइम से ये सेवाएं दे चुके हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी होने के साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी MC मैरी कॉम के भी कोच रह चुके हैं। राम राम साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके आप 35 साल से कोच रह चुके हैं, लेकिन फिर भी आप निरंतर जारी रहे और एक रिंग को आपने नहीं छोड़ा, उससे इतना जुड़ाव रखा। और आते हमने भी देखा आप रिंग के अंदर ही सो रहे थे, तब हमें लगा वाकई में जुनून हो तो सर की तरह होना चाहिए, जो मतलब पूर्ण रूप से समर्पित हैं बॉक्सिंग के लिए। हमारा मुख्य ध्येय हमारे समाज के, हमारे बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको प्रेरित करना है, ताकि वो बच्चे कहानियाँ सुन करके आगे बढ़ सकें और आप जैसे महान हस्तियों से प्रेरणा लेकर के वो ऊँचे पायदान तक जा सकें। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बॉक्सिंग कैरियर के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। भाई, आपने बॉक्सिंग कैरियर की शुरुआत कहाँ से की? नहीं, जब मेरे पिताजी, हमारा गांव है यहाँ पे, बघेला गांव है। अच्छा, बघेला गांव से हो। तो मेरे पिताजी नौकरी करते थे, पंचायत अफसर थे जी। गंगानगर और बीकानेर, कहीं पोस्टिंग, मेरी स्कूलिंग उधर से हुई। और 9th क्लास में मैं यहाँ राजगढ़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में आ गए थे। 70 की बात है, 71। अच्छा, 71 की। हाँ, तो उस टाइम यहाँ बॉक्सिंग कहाँ होती थी, अभी भी। हाँ, तो बॉक्सिंग कॉलेज में फिर हम हिसार चल गए थे, हमारे नियार हिसार में है। अच्छा। तो थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन कॉलेज के टाइम में हमने फिर वही हिसार में बॉक्सिंग, जाट कॉलेज में मैं पढ़ता था। अच्छा। और वहाँ 4-5 साल पढ़ा गवर्नमेंट कॉलेज में भी। तो वहाँ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा मेडल है, नेशनल चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया 1978 में। तो वहाँ से हमने बॉक्सिंग की शुरुआत करी। अच्छा। कोच का डिप्लोमा किया, NIS किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी। तो फिर 84 में मैंने किया। 86 में उस टाइम आथियात हमारी पोस्टिंग हो गई थी जी मेरी। हाँ, सबसे पहले मैंने राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल में जयपुर ज्वाइन किया। फिर मेरा ये शाही की पोस्टिंग आ गई विशाखापट्टनम बंदरगाह पे, मैं 1 साल वहाँ गया। कौन सी ईयर में गए थे सर? वो 87 में आपने शाही ज्वाइन किया था। और 88 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, उस टाइम मेजर ध्यानचंद नाम नहीं होते थे, नेशनल स्टेडियम दिल्ली में मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ 12 साल मैं कोच रहा, बड़े दिल जान से काम किया दिल्ली के बच्चों में। अभी भी याद करते, बड़े नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बने वो। फिर उसके साथ लगाव ही हो फिर गया। कोचिंग चलते रहे और लगन थी। संस्कार मिले हुए थे बुजुर्गों से कि भाई मेहनत करनी है, काम करना है, और इंटरेस्ट लेके किया तो उसमें रुचि रखता था। तो आज जयपुर के भी इतना काम वो किया है। मेरा एक शिष्य भी है, सागर मल दायल, द्रोणाचार्य अवार्डी, वो भी रेलवे में कोच है। अच्छा। एक मेरा शिष्य दिल्ली में है, महावीर सिंह, उनको मैंने कोच उस टाइम जो हेड कोच इंडियन टीम का बनता है, वो अपने 8-10 कोचों को असिस्टेंट कोचेज रखते हैं, उनकी मर्जी की टीम छाटता है वो। अच्छा। तो मैंने सागर को भी कैंप में रखा इंडियन टीम में, और महावीर मेरा चल रहा है, मेरा स्टूडेंट है दिल्ली से, शाही का कोच है। तो वो भी देखिए सर, ये द्रोणाचार्य अवार्ड एक बहुत बड़ा खिताब है और आपने तो इतने साल साई में भी सेवाएं, कोच की सेवाएं देने के बाद एक आदमी रिटायरमेंट के बाद यूँ सोचता है उससे किनारा कर लेते हैं, दूसरी जगह चल जाते हैं, लेकिन आपने निरंतर इसको जारी रखा। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपने एक अंतर्राष्ट्रीय कोच होने के बाद आपको शायद दिल्ली या और बड़े शहरों में भी अच्छा स्थान वहाँ पे मिल जाता, अच्छे बच्चे वहाँ पे आपको मिल जाते। तो क्या कारण रहा कि आपका राजगढ़ से लगाव रहा हो, राजगढ़ को आपने चुना? राजगढ़ का मेरा एक ही लगाव था कि ये मेरी मातृभूमि थी। जी सर। और जहाँ है वहाँ तो आगे कोई भी बढ़ाता है। बिल्कुल, आपको भी मैं हाँ, उभरते सितारों को तो कोई उभार देता है। हम 2014 में एशियन गेम से वापस जब टीमें आई थी, जब ये गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, ओलंपिक गेम, जी। तो पूरा कॉन्टिजेंट
मेडल उडल लेके आते हैं सब गेमों में, तो प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से, इनसे खिलाड़ियों को मिलाते हैं। उस टाइम मोदी जी बन गए थे। अच्छा। उन्होंने कहा यार आप लोग बैठा के बात किया, चाय पिलाई, आप लोग इस लेवल पे काम कर रहे हो कंट्री के लिए, आप अपने क्षेत्र में जरूर काम करो। भूमि की वजह से मैंने कहा हाँ, अपनी जमीन से लगाओ, मिट्टी को नहीं बोला, सबसे बड़ी बात है। देखिए सर की यही लगी अभी मेरे को। आपको यकीन नहीं आता, मेरा घर तो हिसार में है। मैं शनिवार इतवार जाता हूँ। मेरी मदर थी, वो एक्सपायर होगी 2017 में। उसका चाबी मेरे गाड़ी में ही रहती है, कभी आता जाता चला जाता हूँ। तो सर इतना टाइम आप कोचिंग में देने के बाद फिर घर परिवार बच्चों को समय आप वो हो लिया, तब हम इस एज के अंदर जाके वो संभालो अपना करो। मैं मेंटली रिटायर्ड नहीं हूँ। वो नहीं बिल्कुल सर, आप मेंटली क्या, आप हमसे भी वाले टिल टू माय लास्ट टेंथ भी बॉक्सिंग आप हमसे भी यंग आज भी दिख रहे हैं, और बल्कि आपकी सोच तो हमसे भी और कई मेरी उम्र के गांव में ऐसे मेरे को ऐसे फील होता है, साले कोई क्यों दुखी है। हाँ, मतलब क्या लक्ष्य लेकर के। हाँ सही बात है भाई, लक्ष्य कोई तो जिंदगी में होना चाहिए। और वास्तव में ये आपकी सबसे बड़ी बात है, जो 60 प्लस होने के बाद भी, मैं बार बार आपकी उम्र नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वास्तव में आप में 25 साल से भी ज्यादा युवा के बंदे जैसा जोश आप में आज भी कायम है। लगती नहीं है, फील नहीं होता मेरे को। नहीं जाना तो क्या, कल ही चला जाओ कोई, लेकिन नहीं सब कुछ कर लिया, अब घर घर की चिंता नहीं है मेरा। नहीं सही बात सर, बिल्कुल एक एम या टारगेट होना चाहिए। और जो आपने निरंतर अपना जारी रखा, हमने बहुत ऐसे कोचों को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी देखा, वो अपना फील्ड छोड़ करके दूसरे फील्ड में उतर जाते हैं या दूसरी जगह मेहनत करने लग जाते हैं, लेकिन आपने एक बार रिंग से प्यार हो गया तो इतना रिटायर होने के बाद भी मेरे को बहुत ऑफर आया था, 1.5, 2, 2.5 लाख का। जॉर्डन से आई मेरे को एक असाइनमेंट, बोले कोथा आ जाओ इंडियन करेंसी में। उस टाइम को 3-3.5 लाख बनते थे, यंग ट्रेनर लेके। अब मन करना नहीं आप नहीं ये आपका सर बहुत ही बड़ा, मैंने मेरे पैसे से ये सब कुछ खर्चा किया। अच्छा, और कोई चल रहा, मुझे खुशी होती है। नहीं बहुत बड़ा बड़प्पन है सर आपका, जो आपने इतने छोटे से शहर में, और जो उभरते हुए सितारे हैं उनको आगे लाने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं। मेरा राजगढ़ वासियों से, मेरे क्षेत्रवासियों से भी ये निवेदन है कि आप ज़रूर कभी एकेडमी का विजिट करके देखें, और आप अंदर से गदगद हो जाएंगे भी। अपने राजगढ़ स्थान में भी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो रिंग आप पीछे देख रहे हैं हमारे, और साइड में पूरा जिम वगैरह का पूरा, मैं आपको साथ में फ़ोटोज़ डाल दूंगा, उसमें आप देखोगे तो वाकई में कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे सर ने कर रखी हैं। 2006 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तालकटोरा स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियनशिप कराई। उसमें टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी हमने वर्ल्ड की। 4 लड़कियां वर्ल्ड चैंपियन थी, 1 सिल्वर मेडल था, 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। वो सब वो एक सिस्टम होता है, वो मैं अकेला नहीं होता हूँ। नीचे असिस्टेंट कोचेज का स्टाफ होता है पूरा 10-10 लोगों का, और 40-40 लड़कियां कैंप में होती हैं, और फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन, पूरा स्ट्रक्चर होता है। पूरा स्ट्रक्चर होता है। अकेला किसी का मैं कैमरे पे कहूँ मैंने तैयार करनी नहीं है, एक अकेला इतना बड़ा सितारा। हाँ, बहुत बढ़िया सर, ये आपका बड़प्पन ही है, जो आप हमें पता है भी, आप उनके मुख्य कोच रह भी चुके हैं, फिर भी आप उसका श्रेय खुद अकेले नहीं लेकर के पूरी टीम को देते हैं। रियल कोच का मतलब होता है किसी दूसरे शरीर के लिए काम करना, बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए काम करना। ये आसान नहीं है, आप करोगे तो वो दूसरे को कराओगे उसके वजन में, तो वो अंदर ही अंदर। हाँ, सबसे बड़ा लोचा सर ये वेट कैटेगरी को लेकर। जीतेंगे तो कहेंगे हम अच्छा खेले, हारेगा तो कहेंगे इसने ये नहीं कराया, उसने ये नहीं कराया। सही है सर। द्रोणाचार्य अवार्ड आपको किस सन में दिया गया? मैं तो 2004 में, अभी 2 प्रोसेस में द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं जी सर। गुरु का 1985 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, जब हमारे बॉक्सिंग में हमारे गुरु थे ओपी भारद्वाज साहब, उनको मिला था जी सर। तो ये या तो आपका कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी कॉमनवेल्थ एशियन गेम में या ओलंपिक में मेडल लाए, या आप जिस टीम को कोचिंग कर रहे हैं उस टीम की डे बाई डे परफॉर्मेंस ऊपर चढ़ती जा रही है। आपने 0 से शुरू किया या 10-20 से भी शुरू किया, तो मेरे को इससे मिला था। फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप में इंडिया के 4 मेडल थे, सेकंड एशियन चैंपियनशिप में 8 मेडल थे, गोल्ड थे। इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, सेकंड वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ऐसे उस टीम परफॉर्मेंस में भाई इस आदमी के नेतृत्व में टीम अच्छा काम कर रही है, लड़कियां अच्छा कर रही हैं, तो उससे मिला था। एक क्वेश्चन सर हमारा खेल से संबंधित है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन विश्व में है, और बल्कि 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या भारत में रहती है, लेकिन फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो सबसे बड़ी खेल प्रतिस्पर्धा होती है ओलंपिक में, बल्कि हम निचले पायदान पे पाए जाते हैं। तो सर इसका सबसे मुख्य कारण आप किसे ठहराएंगे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी सर। और ये होना भी चाहिए। देखो लोगों को अभी भी
हमारे देश में 90% लोगों को स्पोर्ट्स का सिस्टम नहीं पता, सिस्टम नहीं जानते हैं, बूढ़े हैं या जो भी है, तो 10% जानते हैं। उनको जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो नॉन स्पोर्ट्समैन लेते हैं डिसीजन हमारे देश में, वो खेल से संबंध नहीं उनका। हाँ, उनको खेल और से जो लगाव खेल जानते हैं उनको वो बुलाते नहीं है, उनको बिठा के सलाह से कोई बहुत कम। अभी एक अभिनव बिंद्रा की कमांड में कमेटी बनी थी, गोपीचंद पुलेला भी रिजल्ट आए, उनका डिसीजन, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया है। कोचिंग प्रोफेशन अलग है और खिलाड़ी का प्रोफेशन अलग है। अब बात रहेगी मेडल की, मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार ने कोई 15 के करीब कुछ गेम चुन रखे जो प्रायोरिटी बेस पे है। प्राथमिक सूची में मतलब, प्राथमिक सूची का मतलब ये हुआ कि उस खेल में ज्यादा नौकरियां मिल लगती हैं, प्राथमिकता उनको दी जाएगी गेम, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उनके मेडल आने का उम्मीद होता है और आ रहे हैं। जैसे एथलेटिक, बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में पुराना कई ऐसे खेल, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से ये ओलंपिक एसोसिएशन ने स्टेट नेशनल बॉडी और वो नकली गेम बना लेते हैं वो वोटिंग के चक्कर में, तो वहाँ सारा ये सब मामला गड़बड़ी यहाँ हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ब्रिटिश के अंडर में कंट्री थे वो खेलते हैं, तो कई गेमों में हमारा उसके अंदर मेडल आ जाता है, क्योंकि उस खेल में इतना कंपटीशन नहीं है। हाँ, इतने कंट्रीज नहीं आते कॉमनवेल्थ में, आते हैं लेकिन उनका वही कंट्री आते हैं जो ब्रिटिश के अंडर में नहीं है, जो हमारे मेडल आ जाते हैं। कई गेमों में, एशियन गेम में मेडल आ जाते हैं, उसमें उस गेम में उतना कंपटीशन नहीं है जितना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। टोटल मिला के ओलंपिक में सारा कुछ आता है, वहाँ पहले से तो ठीक ही है। तो ये दो सिस्टम क्यों, लेकिन पैसा गवर्नमेंट के पास कोई कमी नहीं है। मैं इतनी कंट्री में देखा हूँ, इतना इनाम का पैसा, इतना सपोर्ट से पैसा कोई बहुत कम कंट्री इतना पैसा लगाते नहीं है। ये कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना हुई नहीं, इतना पैसा नहीं लगाते। हमारे एक खिलाड़ी इंडिया की टीम से खेलने चल गया, मेडल आ गया नहीं आ गया, अब हम उसको पूजनीय बना लेते हैं सारी। ये कम्युनिस्ट कंट्री, ये देखो चाइना, वो लोग नगद इनाम नहीं देते हैं, वो इनाम देते हैं, वो उसका सिक्योर कर देते हैं पैसे को, जब वो रिटायर्ड होगा तब देते हैं। अब हमने खिलाड़ी को वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल आ गया, उसको 50-40 लाख रुपए दे दिए, वो उस मैनेजमेंट में लगा रहता है, प्लाट खरीद ले, ट्रेनिंग से ध्यान कम हो जाता है, ट्रेनिंग में ध्यान नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कारण है हमारे मेडल इसलिए। और सबसे पहला रीजन आपने मैनेजमेंट का बताया, लेते हैं, हाँ, वो नॉन स्पोर्ट्समैन लोग लेते हैं, चाहे वो कोई डिपार्टमेंटल हो, चाहे कोई फेडरेशन में हो, चाहे कोई स्कूली सिस्टम में। ये तो बहुत ही बुरा हाल है इधर स्कूल सिस्टम का। जिनको स्पोर्ट्स की ABCD नहीं पता वो डिसीजन ले रहे हैं, तो स्पोर्ट्स की आप हालत का, उसको कोई प्रमोट करे, उसको कोई, सारे लोग खिलाड़ी ने कोच कैसे कैसे उसको तैयार करता है, माँ बाप से आने नहीं देते वहां से लेके और लास्ट तक। क्योंकि किसी की वो लड़ाई एसोसिएशन में लड़ाई करता है, किसी की चापलूसी करनी पड़ती है मेरे खिलाड़ी को, और फिर लास्ट में वो मैं तो जीत गया और मैं बढ़िया खेला, उस सिस्टम से अलग हो, उसको बहुत दुख होता है। वो कोच एक पर्दे के पीछे ही रह जाता है, बल्कि जो सितारे चमकते हैं खिलाड़ी और कोच है, मेन खिलाड़ी और कोच है, बिना गुरु के मार्गदर्शन के। तो ये तो जिस जनरेशन के लिए अच्छा, इसीलिए मैं आपके सामने अब खुल के बोल रहा हूँ। रीजन सिर्फ ये गैर खिलाड़ी लोग निर्णय लेते हैं और किसी से पूछते नहीं। को स्कोप दिखाई नहीं देता है, अभी जॉब लगती है, स्कोप होता है लेकिन तो जानते नहीं है। हाँ, लोगों को जागरूकता की नहीं है, जागरूकता नहीं है। ये हरियाणा में लोन ले लेके खिलाते हैं बच्चों को। अच्छा। हाँ, वो परवाह नहीं करते, अपने पैसों से ही कहीं खिलाने, टूर्नामेंट, उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए किधर फॉरेन भी भेज देते हैं अपने पैसों से। हमारे यहाँ तो देखो, जब आपको कुर्सी मिली है ना, तो जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, रिगार्डिंग एक किस्सा बताऊँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सब गेमों में सब स्टेटों में ऐसे होगा। आप किसी ओहदे पे बैठे हो स्पोर्ट्स का, तो एक तो ये दो सोच हैं, एक तो ये सोचोगे कि मेरा क्या बन जाएगा, कितने बन जाएंगे मेरा इस काम में, मुझे क्या फायदा होगा। सही है भाई, मेरा और एक जो कि जिस सिस्टम को मैं हैंडल करूंगा उसमें मैं कुछ ऐसा करूं कि उसका नाम हो और वो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल निस्वार्थ नहीं है, तो वो पहले वाला चीज को ध्यान देते हैं, मेरा क्या फायदा होगा। रिगार्डिंग अब जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, 2% कोटा है। किसी डिपार्टमेंट में उनको बोल दिया भी ये 10 पोस्ट आप सपोर्ट्स की ले लो, अपने खिलाड़ी भर्ती करो। अब जो देने वाले तो नहीं जानते। अब यहाँ कितनी प्रॉब्लम आती है, देखो जो हैंडल कर रहा है वो उससे पहले ये देखेगा 10 पोस्ट दे दी, अब किस किस गेम की निकालनी है, गेम तो बहुत है ना, फिर वो देखेगा मेरा जानकार क्या खेलता है, मेरा रिश्तेदार क्या खेलता है।
और उनकी पोस्ट निकालेंगे। हाँ, वो परिवारवाद की भावना से अब वो गेम ना तो ओलंपिक में ना कहीं और लेना ना देना, वही इस तरह के ऐसे गौमों को वो हर जगह भरा पड़ा है, हर जगह भरा पड़ा है। तो सर हमारा अगला सवाल आपसे है, आपने साईं अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 35 साल सेवाएं दी हैं, तो वहाँ के अनुभव के बारे में आप थोड़ा बताओ, वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा? तो पहले NIS होती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। जी सर। उस दम 82 के अंदर फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब शुरू करी थी। बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की बॉडी है साई। अच्छा। साई का बड़ा, साई के हॉस्टल चल रहे हैं, खेलो इंडिया सिक्किम भी साई के कोलेबोरेशन से ही चल रहा है। खेलो इंडिया कोई अलग चीज़ नहीं है, अच्छा। इसमें सारा साई का ही है, तो साई का ही सब कुछ है। साई टीमें भेजती है विदेशों में, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्निकली भी बैठे हैं। लेकिन बताया ना मैंने, वो फिर मैं अफसर को नहीं कहूँगा कि वो सर ये ऐसे कि मेरी बदली ना कर दे, वो सरकारी खेल सिस्टम में उलझा रह जाता है। सारे वो मेरी बदली कर देगा अगर मैं इसके विरोध में बोलूँगा तो वो वही प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंसी इस चीज़ की अगर और अंदर जाके करे ना।